चलिए, तो आज जो है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 9 होगा। और ये लेक्चर नंबर 9 ना कह के आप लेक्चर नंबर 1 भी कह सकते हो, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 से लेके 4.3 तक, क्योंकि हमने कंप्लीट थ्योरी पढ़ लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। श्रीधराचार्य फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है ना हमने, फैक्टराइजेशन हमने पढ़ लिया, नेचर ऑफ रूट्स हमने पढ़ लिया। इतना ही है सिलेबस में, ठीक है, केवल इतना ही है सिलेबस में। तो आज का हमारा गोल क्या रहेगा? टुडेज गोल कंप्लीट एनसीईआरटी एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसके बाद हो सकता है कि एक लेक्चर और होगा जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हमने सोचा कि एनसीईआरटी के लिए भी बच्चे परेशान रहते हैं, तो क्यों नहीं एनसीईआरटी भी करा दिया जाए, ठीक है ना। और आप लोग का टी शर्ट पे यही लोगो रहेगा, ठीक है। और साथ में अब इसी नाम से एक चैनल भी बनेगा यूट्यूब पे भी, ठीक है, बन गया एक्चुअली। ये सब थोड़ा सा उसमें फॉर्मेलिटीज़ है, उसको करना पड़ता है। उसको करने के बाद उस पर भी वीडियोज़ आपको हो सकता है मिलेगा, शॉर्ट्स वीडियो मिले, कंप्लीट सीरीज़ ना मिले या पूरा भी मिले, वो डिपेंड करता है हमारे माइंड पे, ठीक है, कि मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, आज का थ्योरी में जो पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने रिविजन्स कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। रिवीजन का मतलब हो गया कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात करें तो वो क्या होता है जी। सबसे पहले इक्वेशन बताइए, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और a b c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आर एनी रियल नंबर। ये हमने सबसे पहला पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन। ए क्यों 0 नहीं होता है, उसका कारण होता है कि x² का कोफिशिएंट a है, और अगर a 0 हुआ तो x² का टर्म स्वाहा हो जाएगा। a अगर 0 हुआ तो 0 इंटू x² लिखोगे और प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखोगे, तो ये 0 होने के कारण ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ bx प्लस c बच जाता है, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम नहीं पड़ेगा। इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए। ये बात पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तो पहली बात हुई, ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात क्या है? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए और abc कोई भी रियल नंबर हो सकता है। उसके बाद हमने दूसरा हेडिंग क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसी को श्रीधराचार्याज रूल बोलते हैं, श्रीधराचार्याज रूल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला इन्होंने ही बनाया सबसे पहले। क्या होता है सर? इक्वेशन तो आपका अभी भी वही है, कितना, ये, ठीक है ना, यही है। अब इसी के बेसिस पे अगर हम बोलें x बराबर क्या होगा, तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट डी बाई 2a, जहाँ पे d का वैल्यू माना जाता है b² माइनस 4ac को, और d को किस नाम से जानते हैं सर? डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट, और हिंदी में इसको बोलते हैं विवेचक, विवेचक या फिर विविक्तर, विविक्तर। कोई दिक्कत? हिंदी में डिस्क्रिमिनांट को हम लोग विवेचक या विविक्तर बोलते हैं। इसमें हम लोग नेचर ऑफ रूट्स अगला पॉइंट पढ़े थे, याद है आप लोगों को? अगला पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे? नेचर ऑफ रूट्स। फटाफट एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप लोग के दिमाग में सब हो जाए, क्योंकि हम पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, नेचर ऑफ रूट्स।
क्या है सर नेचर ऑफ रूट्स? आपको बताया गया था कि फार्मूला आपके पास तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a होता है सर। तो यहाँ पे d कहाँ मौजूद है? स्क्वायर रूट के अंदर। और हम आपको बोले थे कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव संख्या हो तो वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बताए थे ना? बोलिए काहे नहीं है सर? क्योंकि कोई भी स्क्वायर का वैल्यू माइनस 4 आप ला सकते हैं क्या? कोई भी नंबर का स्क्वायर करके आप माइनस ला सकते हैं। आप नेगेटिव संख्या भी रखिएगा। जैसे कोई बोलेगा कि हम इसका सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, हम आपसे इसका सॉल्यूशन पूछ रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर x बराबर -2 रख लो आप। तो हम कहेंगे x बराबर -2 रखने से आपका -4 नहीं आएगा, लाना -4 है ना, जबकि यहाँ क्या हो जाएगा माइनस +4, -4 नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद वो नेगेटिव नहीं रहता, वो नेगेटिव, जबकि हम क्या पूछ रहे हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है करने के बाद नेगेटिव आए, तो ऐसा x होगा ही नहीं। कोई भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद वो नेगेटिव नहीं रहेगा, सही बात है। स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस भी होगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस भी रहेगा तो प्लस 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 ही होगा। तो ये संभव नहीं है, और इसी से आया होता है कौन? x बराबर √-4। तो ये खेल केवल -4 के लिए नहीं है, ये खेल कोई भी नेगेटिव नंबर के लिए है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी का ना बच्चा है ये, इसी से तो निकला है ना, तो ये भी नहीं होगा। मतलब कि अंडर रूट में नेगेटिव संभव। तो यही देख के हम लोग नेचर ऑफ रूट्स का पहला डेफिनेशन बनाते हैं सर, क्या कि अगर d का वैल्यू क्या हो जाए नेगेटिव, इसी को हम लोग शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं <0। क्यों सर? 0 के पहले को क्या बोलते हैं सर? नेगेटिव, और 0 के बाद को क्या बोलते हैं सर? पॉजिटिव। 0 को क्या बोलते हैं सर? न्यूट्रल। 0 क्या बोलते हैं सर? न्यूट्रल। समझ में आ रही बात? सही है स्पेलिंग की गलत है? क्या होगा? NEUTRAL। धन्यवाद बताने के लिए। न्यूट्रल। 0 क्या होता है सर? न्यूट्रल। और 0 के पहले नेगेटिव और 0 के बाद पॉजिटिव। कोई दिक्कत? तो भैया d अगर नेगेटिव होगा, <0 होगा मतलब, तो अगर हुआ तो क्या होगा? देन रूट्स आर नॉट रियल। सबसे पहले तो रूट्स आर नॉट रियल, और नॉट रियल को ही क्या बोलते हैं सर? इमेजनरी। दैट इज़ इमेजनरी रूट्स, दैट इज़ इमेजिनरी रूट्स, यानी कि रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। दूसरा कंडीशन कि d का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाए, देन d पॉजिटिव को और क्या बोलते हैं? ऐसे d ग्रेटर देन 0, 0 से अधिक। d जो है 0 से अधिक, अधिक मतलब 0 से अधिक मतलब पॉजिटिव। देन डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है सर? अलग अलग। अलग अलग क्यों होगा सर? आप देखिए ध्यान से, d जब पॉजिटिव होगा तो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, होगा ना? तो एक प्लस के लिए कंसीडर किया जाएगा और एक माइनस के लिए, तो 2 हो गया कि नहीं हो गया? तो यही इसी को, अच्छा एक और बात, इसी में जो 2 वैल्यू आता है ना, उसमें एक जो x आता है उसको अल्फ़ा बोलते हैं सर। क्या होता है वो? -b प्लस √d/2 है सर, ठीक है। और बीटा क्या होता है सर? -b माइनस √d/2 है। ये भी x ही का नाम है और ये भी x का ही नाम है, दोनों x का ही नाम है। क्लियर है सर? बहुत बढ़िया। जी सर बताइए। सर फर्स्ट रूल का एक एग्जांपल। कौन फर्स्ट रूल का? ये डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव होगा तब x² - 3x + 18 = 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर? निकालिए। 3 का स्क्वायर -4 × a × c। सर 3 × 3 = 18 चौके, घटाइए 72 में से 10 घटाइएगा तो 82 यानी कि 63। सही है? माइनस में तो d निगेटिव हुआ, तो नेगेटिव होते ही रूट्स जो है होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट रियल। समझ में आ रही बात? रूट्स आर नॉट रियल। तो इस तरह से जब आप निकालिएगा
तो ये होगा। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं ना, तो आप शांति से खाली देखते रहिए, क्योंकि आपको सैटरडे संडे बुला के हमें पढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आपका छूटा हुआ है, वो चीज़ आपको अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। तो आप समझने की केवल कोशिश करिए, समझ में आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक, क्योंकि हम लोग सैटरडे संडे को क्या कर लेंगे, उस चीज़ को पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए सर। डी पॉजिटिव होगा तो रूट्स एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट, और होगा कौन कौन? यही दोनों होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, यही होगा यहीं पे। ठीक है, यही दोनों रूट्स होंगे अलग अलग। कोई दिक्कत सर? उसके बाद सर, अगर डी का वैल्यू क्या हो जाए, अगर डी का वैल्यू क्या हो जाए 0, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों हो सकता है, देन रूट्स आर रियल की इमेजनरी, रूट्स आर रियल ही होगा, एंड इक्वल, इक्वल भी होगा। उस समय रूट्स क्या होगा सर? -b/2 है। पहला रूट भी वही, अल्फ़ा भी वही और बीटा भी वही। सर क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप फार्मूला देख लो, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 है। तो अगर d का वैल्यू 0 हो गया, अगर d का वैल्यू 0 हुआ तो -b प्लस 0/2 है, -b माइनस 0/2 है। तो आप ध्यान से देख लो, -b/2 ही तो होगा, क्योंकि 0 जुटेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम लोगों ने अगला थ्योरी पढ़ा था, सम ऑफ रूट्स, जिसको अल्फ़ा प्लस बीटा बोलते हैं। पढ़े थे सम ऑफ रूट्स। सर इसको क्या पढ़े थे? अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है सर? -b/a। हम बोलते थे इसको मत याद करना, क्योंकि ये कभी कभी क्या कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। इसे याद रखना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, मैं छोटा सा लिख देता हूँ, समझ जाओगे ना, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x², ये याद रखना। ठीक है, और फिर मैंने बोला था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये क्या होता है सर? अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको क्या बोला जाता है? c/a। हम बोले थे कि इसे मत याद रखना। c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ, इसमें माइनस नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि c में माइनस हो। ठीक है ना, क्योंकि आप इक्वेशन इस तरह से देखते हो ना, 2x² प्लस 3x माइनस 2, तो इसमें c क्या है? तो -2 बाई कोफिशिएंट ऑफ x² 2 लिखेंगे। ठीक है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x², आप इसे याद रखिएगा। कोई दिक्कत है? अगला पॉइंट क्या है थ्योरी का? क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसका रूट एक अल्फ़ा और एक बीटा हो। क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो जिसका रूट्स क्या हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं QE लिखूं, समझ जाओगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट क्या हो? जिसका रूट एक अल्फ़ा और एक बीटा हो। क्या होगा सर? डायरेक्ट लिखना चाहो तो एक x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा लिख देना और बराबर 0। इसको गुना करके लिख सकते हो या ये कर देना, या फिर दूसरा तरीका एक और है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 लिख देना। दोनों में से कोई भी लिखोगे, ये कंप्लीट थ्योरी हो गया तुम्हारा। ठीक है ना? हाँ, अब वो तो बता नहीं पाऊँगा ना मैं, क्या नहीं बता पाऊँगा मैं? रूट्स बाई फैक्टराइजेशन, क्योंकि वो हर वैरायटी के अलग अलग है। ठीक है, तो वो मान लिया जाएगा कि वो पहले आप वीडियोस देखे हुए हो। ठीक है, तो अब जो है NCERT का सबसे पहला थ्योरी है, क्वेश्चंस है, वो क्या है सर? एक्सरसाइज 4.1। आप क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या हुई सर? जिसमें कि मैक्सिमम पावर जो है x का 2 हो, बस इतना ही पहचान है। मैक्सिमम x का पावर क्या हो? 2 हो। अगर मैक्सिमम पावर 3 होगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहला के क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा। समझ में आ रही बात?
तो आप पहला इक्वेशन को देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप ऐसे मत बोलना फटाक से, पहले आप अपने इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में। RHS 0 कर लेना सर, RHS 0 कर लेना, समझ रहे हो आप? RHS 0 कर लेना, नहीं तो जल्दी जल्दी में क्या होता है, छूट जाता है, गड़बड़ी हो जाती है। सर RHS 0 कर लेना। सर कौन सा क्वेश्चन बताऊँ? पहला x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। अब a + b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ सकते हो सर, a² प्लस b² प्लस 2 × a × b होगा, 2 का x में गुना करेंगे 2x और 3 दूना के, तो x² + 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 2x को इधर खींच लिए, 6 को भी इधर खींच लिए, ख़त्म कहानी। x² प्लस 6x 7 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? है। x² रहना चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है ना? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस पूछना ही पूछ ही नहीं रहा है, तो हम कहेंगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप खुद से इसमें से 1 से लेके 8 तक में से कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछिए जल्दी से। कौन सा? 8 वाला क्वेश्चन नंबर 8 सर। आप इसके बाद 8 से पहले भी कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हो, ठीक है? x³ - 4x², मैं बोला RHS क्या कर लेना, 0 कर लेना सर। x - 2 का होल क्यूब, सर a - b का होल क्यूब लग रहा है, उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा। सर उम्मीद क्यों कर रहे हैं सर, उम्मीद मत करिए सर। a³ - b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। एक और फार्मूला सर, a³ - b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a - b, दोनों आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो समस्या बढ़ेगी, ठीक है ना? क्योंकि ये फार्मूला जो है केवल इसी में नहीं बल्कि ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होता है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं उसमें बहुत जगह यूज होगा, ठीक है ना? तो इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब a यहाँ पे क्या है बताइए, a क्या है, x है, और b क्या है सर, 2 है। तो अब इसको तोड़िए ज़रा, क्या होगा, ये तो x³ उतरेगा, -4x² उतरेगा, -x + 1। यहाँ पे a - b का होल क्यूब क्या होता है सर, a³ - b³, तो x³ - 2³ होगा ना, -3a² सर, a क्या है x², b क्या है सर 2, प्लस 3ab², a क्या है सर x है सर, b क्या है 2 का स्क्वायर होगा सर क्योंकि b² है, ठीक है? समझ में आ रही बात? बोलिए। अब ये x³ कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा सर। -4x² यहाँ है, -x और +1। अब ये 2 दूना 4 दूना 8 माइनस में होगा सर, ये यहाँ देखिए कितना होगा, ये -3 दूना के 6x² और प्लस 2 दूना के 4 तिया 12, 2 दूना के 4 तिया 12, 6x² को इधर बुलाइएगा तो वो प्लस में होगा, बोलिए, और -4x² हो जाएगा तो वो 2x² हो जाएगा, सही बात है ना? 12x इधर आएगा तो माइनस में आएगा और पहले से -1x बैठा है तो माइनस का 13x हो जाएगा, माइनस का 8 आएगा तो +9 हो जाएगा। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो यस दिस इज़। तो यही कभी कभी क्या होता है, धोखा हो जाता है, लोगों को क्यूबिक दिखाता है, बोलता है क्वाड्रेटिक है कि नहीं। भाई तुम करके देखो, वो RHS LHS से हो सकता है x³ कट जाए, दिखने में तो लग रहा है ना क्यूबिक इक्वेशन है, तो आंखें बंद करके नहीं, सबसे पहले अपने इक्वेशन को इस फॉर्म पे लाना, इस फॉर्म पे, इस फॉर्म में लाना, उसके बाद चेक करना, क्योंकि कभी कभी क्यूबिक दिखता है लेकिन वो LHS RHS से कट जाता है। अब हमको उम्मीद है कि कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है? बोलिए। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो, रिप्रेजेंट द सिचुएशन, पढ़ो क्वेश्चंस को क्या कह रहा है, ध्यान से। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, केवल रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 1 नंबर में क्वेश्चन देता है, सॉल्व नहीं करना है, बस उस वर्ड को मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में दिखाओ। क्वेश्चन को पढ़ो,
द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल समझते हो ना, आयत को बोलते हैं। एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। एरिया क्या है सर? 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट यानी कि लंबाई सर कितना है? इन मीटर इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ की लंबाई को तुम क्या मान लो? x मान लो। और उसी समय अगर हम तुमसे पूछे कि ये ब्रेथ अगर मान रहे हो, देखो ब्रेथ ही क्यों माने, ये भी क्वेश्चन है। ब्रेथ ही क्यों माने x? क्योंकि ब्रेथ से कंपेयर किया जा रहा है लेंथ का। पढ़ के देखो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि ब्रेथ के दुगने से एक अधिक है लेंथ किसका? उस प्लॉट का। ये जो प्लॉट है उसकी जो लंबाई है, लंबाई उसके चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमने किसको मान लिया? ब्रेथ को x। हमने माना कि ब्रेथ जो है वो x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार लंबाई हो जाएगा 2x + 1। उसके चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है लंबाई। क्लियर है? बस हो गया। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अगर हमें इस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर रही है तो उसको रिप्रेजेंट करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सर एरिया ऑफ, पढ़े होंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़े होंगे सर, वो भी दिक्कत है क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई, ये मत भूल जाइएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। और ये दिया कितना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? 528। यहाँ पे हम 528 लिखेंगे, लंबाई के जगह पे हम 2x + 1 लिखेंगे और चौड़ाई की जगह पे हम केवल और केवल x लिखेंगे। गुना करिएगा तो 2x² + x और इधर 528, उधर मैं भेजूंगा उसको। इधर क्या बचेगा सर? 0 बचेगा। तो 2x² + x और माइनस 528। साहब ये अगर 0 के बराबर है तो ये भी तो 0 के बराबर है। यानी कि 2x² + x - 528 सॉल्व नहीं करना है, पहले बोल दिया हूँ। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बोला रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही आंसर है आपका। कोई दिक्कत है समझने में? बोलिए, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये तो वही क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग अपने इस सिचुएशन पे। ये भी वही क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, बनाना नहीं है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पढ़िए क्वेश्चंस को, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, पढ़िए। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें वो पूर्णांक बताना है, इंटीजर बताना है जिनके लगातार, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब 2 लगातार पूर्णांकों का गुणनफल, 2 लगातार पूर्णांकों का गुणनफल। हिंदी में इंग्लिश में बोले तो लगातार कॉन्जिक्यूटिव, लगातार पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले कोई तो इंटीजर मानना पड़ेगा। एक बात बताइए, अगर पहला इंटीजर 4 है, पहला इंटीजर 4 है तो अगला 5 होगा सर। अगर 10 है तो अगला, आप जानते हैं पहला क्या है? आप जानते हैं तो मान लेंगे। लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव CE होगा ना, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर टू बी। पहला को अगर x मान लिए, क्योंकि आप नहीं जानते हो पहला, जानते हो तो बताओ फिर। 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नहीं जानते, एक को x मानेंगे तो अगला पक्का x + 1 होगा, अगला को y मत मान लेना, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है। तो एक x है तो अगला x + 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जी सर। अब इन्होंने ये क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोला है? द प्रोडक्ट माने गुणा होता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। सर इसका मतलब x का गुना किस में? x + 1 में। रिजल्ट क्या देगा? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो जाएगा। x में x का गुना करिएगा तो x² x का 1 में गुना करिएगा तो x बराबर 306। यानी कि x² + x और माइनस बराबर, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
समझ में आई बात? बहुत सही सर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए ज़रा क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। रोहन की माता जी, वाह, माता जी को रिस्पेक्ट देना चाहिए नहीं? रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की माँ जो है वो 26 वर्ष बड़ी है किससे? उससे, माने रोहन से। अब यहाँ पे बहुत आसान हो गया, क्योंकि कन्फ्यूजन कब होता है? जब दो फ्रेंड्स के बारे में बात किया जाता है या दो भाइयों के बारे में बात की जाती है। अगर फादर का और सन का रिलेशन दे दिया तो हमको ऑलरेडी मालूम है कि फादर बड़ा होगा, ऑलरेडी मालूम है कि मदर बड़ी होगी सन से। ऐसा तो नहीं ना सन बड़ा होगा मदर छोटी होगी? हाँ, ऐसा तो नहीं ना होगा? होगा? हाँ, होगा ना? गधा सब, तुम लोग खाली उल्टा सोचता रहता है। रोहन्स मदर 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find the Rohan's present age. यानी कि रोहन के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए यदि आज से, फ्रॉम नाउ माने आज से 3 वर्ष बाद, विल भी माने होगा, होगा माने फ्यूचर की बात चल रही है। आज से 3 वर्ष बाद 360 उसका उम्र हो जाएगा। किनका? प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, राम का, सॉरी रोहन का और उसकी माता जी का एज का गुणनफल। आज का नहीं, आज से 3 साल बाद के एजों का गुणनफल, आज का नहीं, आज से, जैसे आज जो भी एज होगा उसके 3 साल बाद में जो एज होगा, दोनों का, रोहन्स का और रोहन की माँ का, उनका गुणनफल 360 होगा। तो फाइंड दियर प्रेजेंट एज, हमको प्रेजेंट एज निकालना है। हम मान लेंगे, अच्छा किससे कंपेयर किया गया है उसकी मम्मी का एज? तो रोहन का एज मानो, मम्मी का 26 अधिक कर देना। नहीं नहीं, गलती हो जाएगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि x + 26 और गुना में x बराबर 360, तो ये गलत है, यह गलत है। यह क्यों गलत है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मानो कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन टू बी x year, then according to questions रोहन्स मदर एज कितना होगा सर? x + 26। ये आज का प्रेजेंट एज की बात की जा रही है, कोई दिक्कत? अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या क्वेश्चन, आज से 3 वर्ष बाद, रोहन भी 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बढ़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, आज से 3 वर्ष बाद कहेंगे और तुम हो और तुम्हारे पिताजी हैं, तो आज से 3 वर्ष बाद तुम उतने रहोगे और पिताजी 3 वर्ष बढ़ जाएंगे? तुम भी 3 वर्ष बढ़ोगे और पिताजी भी 3 वर्ष बढ़ेंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि लड़का क्या करता है कि अपने एज में 3 वर्ष नहीं जोड़ता है और पिताजी में जोड़ देता है, या अपने में 3 वर्ष जोड़ देता है, पिताजी में छोड़ देता है। भैया आज से 3 वर्ष बाद दोनों ना बढ़ेंगे, तो दोनों में जोड़ेंगे सर। तो भैया रोहन का एज कितना हो जाएगा आज से 3 वर्ष बाद? और उसकी मम्मी कितनी हो जाएंगी? x + 26 + 3, और इनका गुणनफल कितना होगा? 360। क्या ये बात समझ में आई सर? x + 3 हो गया और x + 29 हो गया सर, और बराबर 360। गुना करिएगा आप सर, x² 29 और 3 कितना होता है जी? 32x। आप गुना कर लीजिएगा, 9 × 27 को 7 और 3 दूना के 6 और 2 8 बराबर 360। ठीक है, गुना करिएगा तो आ जाएगा। ठीक है ना, आप कर सकते हैं ना, x में दोनों का फिर 3 में दोनों का, ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे ही होता है। ठीक है, x² + 32x और माइनस 360 में से आपको क्या घटाना होगा? 360 में से क्या घटाना होगा सर? 87। 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया, 8 2 10 और 5 15, यानी कि 7 हुआ ना जी। और ये 2 मैं सही घटाया हूँ कि नहीं घटाया हूँ? बोलो, घटाया हूँ सही कि गलत है?
ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी? नो सर। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। क्या होगा सर इसका जवाब बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर की दूरी एक यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान गति से चल रही है। मतलब ऐसा नहीं कि अपनी स्पीड को बढ़ा रही है घटा रही है, ठीक है, नॉर्मल स्पीड से वो चल रही है, फिक्स स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर कम होता, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तब वही चीज़ जो है, वही ट्रेन जो है वो 3 घंटा अधिक समय लेता उसी दूरी को क्या करने में, कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें ज़रूरत है उस ट्रेन की स्पीड ज्ञात करना। हमें क्या ज़रूरत है? ट्रेन की स्पीड निकालना। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? फिर से, एक ट्रेन कितना दूरी तय कर रहा है सर? 480 किलोमीटर की दूरी। ये है 480 किलोमीटर की दूरी। एक ट्रेन जो है ए से बी पर जाने के लिए चल रही है 480 किलोमीटर, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ इतना यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी पहले कुछ रहा होगा तभी ना घटाओगे, पहले उसकी स्पीड कुछ रही होगी तभी ना घटाओगे। सोचो कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता तो उसी यात्रा को 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे 3 घंटा अधिक समय लेना पड़ता। ऑब्वियसली बात है, यहाँ से तुमको घर जाना है, हाँ, तुम बाइक से जाओगे और साइकिल से जाओगे, किस में जल्दी पहुँचोगे? बाइक से पहुँचोगे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि तुम्हारी जो स्पीड है अगर कम हुई तो जाने में ज़्यादा समय लगेगा। तुम्हारी स्पीड अगर कम हुई, माने कम स्पीड से चल रहे हो या दौड़ रहे हो, तो तुमको जाने में ज़्यादा समय लगेगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं दिमाग में? हाँ। तो वही कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया होता तो उसे कितना समय लगता? 3 घंटा अधिक लगता। बहुत सही सर। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। पहले मान लो, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन टू बी x किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत? पर आवर ना, पर घंटा ना सर, घंटा मत बोले, घंटा अच्छा नहीं लगता है ना, पर आवर, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे अगर उसकी स्पीड देखिए, अभी जो डिस्टेंस कितना है बताइए? अभी डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम कितना होगा सर? अगर इस समय अगर हम समय पूछे आपसे कि हम मान लेते हैं कि इस समय हमें क्या लगेगा? टी लगेगा, तो उसका समय कितना होगा सर? सर आपको फार्मूला आना चाहिए। अगर आप फार्मूला भूल गए हो तो स्पीड का इकाई को पकड़ो, स्पीड का इकाई को पकड़ो, किलोमीटर पर आवर होता है। किसी भी चीज़ का स्पीड किलोमीटर पावर है आवर में ना बोलोगे तो किलोमीटर का यूनिट क्या होता है सर? डिस्टेंस किलोमीटर में होता होगा, दूरी किलोमीटर में होता होगा, और आवर बटे में है। आवर किसका यूनिट होता होगा? टाइम का सर। तो मैं बोलूँगा कि स्पीड बराबर कितना है? d/t है। मैं टाइम को इधर भेज दूँ तो st बराबर d, मैं बोलूँगा t बराबर टाइम बराबर सर, टाइम बराबर सर डिस्टेंस बाई स्पीड। तो अभी भी बताओ डिस्टेंस कितना है सर? डिस्टेंस बाई स्पीड बोलोगे ना तो कितना आएगा बताओ? 480 बटे x बे। जब वो नॉर्मल स्पीड से तय कर रहा है दूरी 1 किलोमीटर पर आवर से, उस समय तो इतना लगेगा। लेकिन बट अगर उसकी स्पीड को न्यू स्पीड, उसकी स्पीड को अब न्यू स्पीड क्या कर दिया जाए? पहले x था, अब 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिया जाए। समझ में आ रही बात? जब वो x किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो 480 किलोमीटर तय करने में कुछ समय लग रहा होगा। सर क्या लग रहा है? तो डिस्टेंस बटे स्पीड बराबर टाइम होता है, इतना समय लग रहा है सर। फिर मैं बोला कि नया स्पीड क्या कर दिया गया उसका? x - 8 किलोमीटर। उस समय में दूरी तो अभी भी
480 किलोमीटर ना है। हाँ, दो जगहों के बीच की दूरी आपके स्पीड कम करने से, अधिक करने से घटेगी बढ़ेगी? हम धीरे धीरे चलेंगे तो कहेंगे कि हमको ज़्यादा दूरी आना पड़ा। यहाँ से घर की दूरी, आपको घर जाना है, ठीक ना, यहाँ से घर आपको जाना है, आप जो है ना सो के जा रहे हैं। हाँ, सो के आधा दूर गए, फिर आधा घंटा थोड़ा सा आराम कर लिए, बैठ लिए, सो लिए, फिर थोड़ा सा गए थोड़ा दूर, फिर 1 घंटा सो लिए, ऐसे करके जा रहे हैं, ठीक है। और एक बार क्या हुआ कि आप बाइक लिए और सीधा घर पहुंच गए, तो कहिएगा कि नहीं सर, हम पहली बार में जो चले थे उसमें ज़्यादा दूरी तय करना पड़ा था। सर, दो चीज़ों के बीच की दूरी नहीं बदलती है। आप अपने स्पीड को बढ़ा दीजिएगा तो समय कम ज़रूर लगेगा, और आप अपने स्पीड को कम कर दीजिएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन उनके बीच की दूरी कभी भी नहीं बदलेगी। तो स्पीड कम करने से दूरी नहीं बदलेगी, 480 किलोमीटर रहेगा। लेकिन टाइम, जो न्यू टाइम है, न्यू टाइम क्या होगा बताओ? न्यू टाइम तो न्यू फार्मूला के अनुसार होगा ना, बोलो। अब तो नया फार्मूला लगेगा ना जी। अब नया टाइम क्या होगा बताओ? फिर से फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। सर, अब की बार डिस्टेंस क्या है? वही है। सर, स्पीड कितनी है? x माइनस 8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नया वाला टाइम और पुराने वाले टाइम में कितना का फ़र्क होना चाहिए? 3 घंटे। किस में अधिक लगेगा, पहले वाला में कि बाद वाला में? काहे इसमें लगेगा? काहे कि उसमें स्पीडवा घटा दिए हैं। खुद सोचो, स्पीडवा घटाए हैं, समय ज़्यादा लगेगा। यानी कि जो न्यू टाइम को T2 मान लो, न्यू टाइम को क्या मान लो? T2। और पुराने वाले टाइम को T1 मान लो, पुराने वाले टाइम को T1 मान लो। पहले लिख दो, सुनो, पहले लिख दो T1 बराबर T2। घबरा जाओगे? नहीं घबराओगे? पुराना वाला टाइम और नया वाला टाइम सेम है, हम तो बराबर लिख दिए। तो पहले घबराना है, फिर सुस्ताना है, फिर सोचना है, और फिर करना है। भैया, पहला वाला टाइम कम है कि ज़्यादा? दूसरा वाला टाइम में 8 घंटा स्पीड घटा दिए थे। तो स्पीडवा धीरे धीरे चलोगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा? सोचो, अगर धीरे धीरे चलोगे तो क्या करना पड़ेगा? स्पीड कम, सॉरी, धीरे धीरे चलोगे तो स्पीड कम है, ये है, तो समय ज़्यादा। माने समय ज़्यादा किस में लगा है? T2 में कि T1 में? T2 में। इसमें समय ज़्यादा लगा है और हम लिखे हैं दोनों समय बराबर। तो या तो हम इसमें 3 घंटा जोड़ दें तो बराबर हो जाए, क्योंकि इसमें 3 घंटा अधिक समय लगा था और हम दोनों समय को बराबर लिखे थे। तो दोनों समय बराबर कब होगा? जब हम बराबर करेंगे, क्योंकि वो वाला अधिक है 3 घंटा, वो 3 घंटा अधिक ले रहा है कि नहीं ले रहा है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो पहले गलती करो, फिर सोचो कि किस में +3 करें या किस में -3 करें। हम उधर 3 घटा भी सकते थे, वो कैसे सर? उसमें 3 घंटा अधिक लगा था, हम समय को बराबर लिखना चाहते हैं तो 3 घंटा घटा देंगे, बराबर हो जाएगा। और इक्वेशन से भी देखो कि 3 को उधर भेजोगे तो क्या होगा। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल सर। अब बताओ T1 कितना है? 480/3 + 480/x। T2 कितना है? 480/x माइनस 8। सही है सर। अब 480/x वाला को एक तरफ कर लो तो 480/x माइनस 8 माइनस, अरे हो जाएगा सर, 480/x उधर भेज दिए, घट गया जी सर। एलसीएम सर इंटू, फिर इसका गुना इसमें, तो 480 इंटू x माइनस 480 इंटू x माइनस 8। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। ये सिचुएशन समझ में आ रही है? ये क्यों उठ के आ गई बे? ये कहाँ है? वो उठ गया, भागो यहाँ से। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बताइए। सबसे पहले 3 का गुना किस में? x इंटू
चलो एक बार और 3 बराबर कितना 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 गुना 8 होगा ना, बोलो। और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 8 के 24x, ये ख़त्म कहानी होगा। और 1 का गुना उसमें होगा तो 480 गुना बोलो 8। सर 3x स्क्वायर, एक बात बताऊँ मैं, 3 कॉमन लो इधर से, एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24 एक्स रहेगा ना जी, और बराबर 480। बोलो गुना क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 3 से कटेगा इधर, 3 एकम 3, 3 छः 18 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर गुना करो 16 8 16 में 8 का गुना करो 126 तो नहीं होगा। समझ में आ रही बात। अब इसको इधर भेजो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 100, टेंशन नहीं लेना है, बहुत लोग को नहीं याद रहता है। हाँ टेंशन नहीं लेना, गुना कर लेना है। टेंशन लेके क्या करेंगे, आंसर हो गया। समझ में आया। देखिए आपका डिस्टेंस और टाइम वाले सवालों में 2 सिचुएशन यूज होता है। पहला सिचुएशन ओल्ड वाला और दूसरा सिचुएशन न्यू वाला। ओल्ड वाला कब होगा, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस एक नया वाला होगा जो ओरिजिनल। और जब न्यू स्पीड कब होगा, जब स्पीड बढ़ा दे या घटा दे, उस समय डिस्टेंस नहीं बदलेगा। कौन बदलेगा, टाइम, क्योंकि 2 चीज़ों के बीच की दूरी नहीं बदलती है। आपके और आपके घर के बीच की दूरी नहीं बदलेगी। आप धीरे जा सकते हैं, आप तेज़ी से जा सकते हैं। धीरे जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तेज़ चलेंगे तो समय कम लगेगा, यानी दूरी नहीं बदलती है, याद रखिएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। सर ख़त्म हो गया, अब सारा सिचुएशन ख़त्म हो गया ना। हाँ अब 4.2 पे आ गया हम लोग, वो ख़त्म हो गया। इतना ही तक था ना। 4.2 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सर बहुत क्वेश्चन करवाए हैं, आपको कोई भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल डायरेक्ट लिए हुए हैं, लिए हैं कि नहीं लिए हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ये भी लिए हुए हैं, बटे 8 वाला भी लिए हैं। एलसीएम ले लीजिएगा। कौन सा, तीसरा देख के डर रहा है। अरे एक बार, वो तो बहुत आसान है। किनारे किनारे क्या करोगे साहब, तो √2 x² का गुना 5 √2 में करोगे तो 5 दूना 10 का 2 5 होगा, नहीं आ गया 7, तो √2 x² प्लस 2x और प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। सर इसमें क्या कॉमन, सर √2 कॉमन, क्योंकि इस 2 को तुम √2 गुने √2 लिख सकते हो। बोलो यस जी सर। प्लस क्या बचेगा सर, √2 बचेगा, x कॉमन है सर, प्लस 5 कॉमन, क्या बचा x प्लस बराबर मैच कर रहा है x प्लस। ये सब तो तुम लोगों के लिए अब दाएं बाएं का खेल होना चाहिए सर। नहीं है तो मेहनत नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो इसका मतलब घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, इसका मतलब तब तुमको कोई भी शिक्षक नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि तुम गीता पे हाथ रख दिए हो ना और कसम खा लिए हो। ये भी आंसर लिख सकते हो, रेशनलाइज करके भी लिख सकते हो। सर रेशनलाइज कैसे किया जाता है, सर √2 से डिवाइड कर दो, -5 √2/2 हो जाएगा, और अगला रूट ये होगा, यानी फाइनल आंसर का क्या हो जाएगा, x बराबर -√2 -√2 और -5 √2/2। क्या कोई दिक्कत है समझने में, नहीं सर। सर ये 10 आ गया है तो आसानी से कैलकुलेट करनी है कि 5 और 2 होगा। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर आ जाए, कम से कम 10 क्वेश्चन कराएं इस पर। नए चैनल पे आपका स्वागत है, लेट्स फील स्टडी। और आप ऐप को भी डाउनलोड करिए जाके। ऐप का भी नाम अब जो है चेंज हो जाएगा, अभी बाबा मैथ्स वाला है वो चेंज हो जाएगा, लेट्स फील स्टडी हो जाएगा। आप ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप में सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें हम
कैसे कैसे एग्जाम्पल बोला बताए हैं? नॉर्मल वाला पहला एग्जाम्पल था, दूसरा रूट वाला, तीसरा डिवाइड वाला, चौथा ABCD वाला। सारा टाइप का क्वेश्चन करा दिए सर। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो गया, लेकिन आपको दोबारा भी पढ़ा दिया। ठीक है जी, छोड़ते हम किसी को नहीं है, अपना दिन रात काम है ही है, बच्चों को सेवा देना। ठीक है ना? चलिए अब इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। वर्ड्स प्रॉब्लम को देखिए जरा, वर्ड्स प्रॉब्लम को देखिए जरा, क्या कह रहा है बोलिए। आज NCERT ख़त्म कर देना है सर, बताइए क्या होगा, बताइए जल्दी। बहुत टाइम नहीं है, मैम का टाइम अब हो चुका है 5 बजे। मैं 15 मिनट और लेने वाला हूँ बस, उसके बाद नहीं। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। अरे सर ये एग्जाम्पल 1 को बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। अच्छा ये क्या बोला था? एग्जाम्पल 1 भाई, ये वो होगा कहीं, एग्जाम्पल 1 है वो, कर लोगे भाई। चलो दूसरा कह रहा है फाइंड द 2 नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बोल रहा है कि 2 नंबरों का सम जो है वो 27 है। सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है? सर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़े हो। इसका मतलब सर ये अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुरंत बना दें। क्या होता है फार्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बराबर, तो एक हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 बराबर 0। हाँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। डायरेक्ट इक्वेशन आ गया ना। अब यहाँ से आपको 182 को 2 पार्ट में बांटना है, वो कर लोगे आप या मैं कर दूँ? मैं बता देता हूँ, आगे कर लेना। ठीक है ना? 182 कर दूँगा, 2 9 18, 2 1 2। अब हमको लग रहा है कि 9 1 10, 7 से कटता है एक ही बार। 7 एकम 7 7 ये 21। तो सर 7 दूना के 14 और 13। देखिए तो 4 3 7 और 1 1 2, यानी कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x प्लस 182। सर उसके बाद तो आप कर लेना सर। इसके बाद अगर नहीं बना रहे हो तो मैं नहीं पढ़ाया हूँ। इसके बाद अगर नहीं बना पा रहे हो तो मैं क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं पढ़ाया हूँ, फैक्टराइजेशन से मैं नहीं पढ़ाया हूँ। इसका मतलब यही होता है ना। तो सर कर लोगे आप? जी सर। तो एक तरीका हुआ इक्वेशन बनाने का ये। दूसरा तरीका ऐसे हुआ कि द 2 नंबर्स, आप वो नंबर नहीं जानते हो, 2 नंबर्स जिनका सम क्या है। तो एक मान लो, लेट फर्स्ट नंबर, सुनो, हेलो हेलो हेलो, फर्स्ट नंबर मान लो कितना, लेट फर्स्ट नंबर भी x, फर्स्ट नंबर भी x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि आप जानते हो दोनों का जोड़ 27 है। तो एगो x हुआ तो दूसरा 27 माइनस x होगा। दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? जोड़ के देख लो, जोड़ के देख लो, नहीं आएगा क्या? अगर एक नंबर 5 है और दोनों का जोड़ 8 है, दूसरा क्या होगा? 3 मत बोलो, 8 माइनस 5 बोल दो, क्या दिक्कत? दो नंबर में से एक नंबर 10 है और दोनों का जोड़ 17 है। दोनों का जोड़ 17 है सर, दूसरा बताओ। पहला 10 दे रहे हैं, 7 मत बोलो, 17 माइनस 10 बोल दो सर, नहीं आ जाएगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक नंबर x है तो दूसरा 27 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका प्रोडक्ट क्या है सर? एंड प्रोडक्ट कितना है सर? कितना आएगा सर? 182। गुना करिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। मैं एक्स स्क्वायर को माइनस देख के मेरे दिमाग में ये चला कि मैं माइनस को नहीं चाहता हूँ, मैं उसको उधर भेज देता हूँ, दोनों सब उधर। तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया तो सर इधर 0 बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x हुआ क्योंकि ये भी जाएगा, और प्लस में 182। सर यही इक्वेशन आया है, देखो उधर। मैं पहले ही बोला था वही आएगा, वही इक्वेशन आया। तो इसमें समय लगा, सोचना पड़ा। आप अगर जानते हो कि आप सोचो कि 2 नंबर का क्या बोला है, सम ऑफ 2 नंबर्स एंड प्रोडक्ट, सम ऑफ फाइंड द 2 नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट।
तो आप ऐसे सोचो ना कि वो दोनों नंबर क्या है, रूट्स है। दोनों नंबर तो रूट्स ही है ना, निकालना ही है ना उसके वैल्यू को। तो दो नंबर, दोनों रूट्स का जोड़ और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट हम दे रहे हैं आपको। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए हम डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसका रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा हो, सॉरी अल्फ़ा बीटा हो। क्या होता है सर? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। डायरेक्ट वहाँ से आ जाएगा सर। सर एग्जाम में दोनों मेथड से? नहीं सर, एक मेथड से, कोई एक मेथड से करिए। नहीं मतलब दोनों? हाँ, दोनों में से पूरा नंबर मिलेगा। आप इससे बनाओ, इससे बनाओ, पूरा नंबर मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा। मैं रहने देता हूँ, टाइम पास हो जाएगा। ये तीसरा हो गया भैया। चौथा, पाँचवा, छठवा में से कोई एक पूछ लो। आखिरी वाला बड़ा देख के पूछ रहा है, बड़ा देख के पूछ रहा है। मेरी आवाज़ लगती है आपको ऐसी है? नहीं, तुम्हारी आवाज़ तो ऐसी है जैसे मल्टी टैलेंटेड कहते हैं उसको। टैलेंटेड। चलो बोलो जल्दी जल्दी। पांचवा सब पूछेगा तुम लोग, हमको मालूम है सब कुछ। देख ले, पांचवा भी देख ले, चौथा भी बता दूंगा। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। देखो, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कैसे मानते हैं? लेट टू कॉन्सिक्यूटिव, वही देख के लिखो, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर टू बी एक्स एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसा सम? कैसा सम? हुज स्क्वायर, माने वो दोनों नंबर जो है x और x प्लस 1 उसका नॉर्मल जोड़ नहीं, नॉर्मल जोड़ नहीं, इनके स्क्वायर का जोड़। क्या दे रहा हूँ मैं? 365। सर एक्स स्क्वायर ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। सर नहीं समझ में आ रही है? एक्स स्क्वायर ये प्लस में ये 1 आएगा, 365 इधर आएगा तो घटेगा तो 300 बराबर कर लोगे फैक्टराइज। थोड़ा मेहनत कर लेना, नहीं आएगा तो पूछ लेना। सर चौथा भी हो गया सर, पांचवा बता दो आप। मैं रहने देता हूँ आज क्योंकि मैम का भी क्लास छूटेगा, ठीक है ना? मैं रहने देता हूँ, ठीक है? अगले क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे हम लोग। ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, अभी हड़बड़ी में तेज़ी से हो जाएगा, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत? तो 5, 6 जो भी बचा है अगले क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है? और एक बात मैं फिर से बता देता हूँ, टी शर्ट बनाने के लिए पैसे का रिक्वायरमेंट है ना?